आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। लाल किला धमाका केस, चारों मुलजिमीन को 10 दिन की एनआईए की तहवील में दिया गया। अब तक 6 गिरफ्तारियां। महबूबा मुफ्ती ने अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर फिर एक मर्तबा किया तशवीश का इजहार। कहा, पूरी कौम को न दी जाए इज्तिमाई सजा। दिल्ली फसादात केस, पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दीगर मुलजिमीन को जमानत की सख्ती से मुखालफत। यूपी हुकूमत ने अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का किया फैसला। मुतासरीन ने अदालत से इंसाफ की जताई उम्मीद। ममता बनर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मनसूख करने का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला धमाका केस के 4 मुलजिमीन को 10 दिन की एनआईए की तहवील में दे दिया है। चारों मुलजिमीन को एनआईए ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटियाला हाउस कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर हिरासत में लिया था। 4 मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तारियां कुल तादाद 6 हो गई हैं। एनआईए ने मुलजिमीन की शनाख्त पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद के तौर पर की है। एनआईए ने इससे कबल 2 दीगर मुलजिमीन आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम पर धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार रजिस्टर्ड थी, और जासिर बिलालवानी उर्फ दानिश, जिसने मुबैना तौर पर मोहलिक हमले में मुलविस मुलजिम को तकनीकी मदद फराहम की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापे मारे और मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में तलाशी ली। ताज़ा कार्रवाई अक्टूबर 2020 में कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर दफ्तर को सील करने के 5 साल बाद सामने आई। जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी जबान का सबसे पुराना अखबार है, जिसे अनुराधा बेसन के वालिद वैद बेसन ने शुरू किया था। कश्मीर टाइम्स की इंतजामिया ने अखबार के दफ्तर पर छापों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक आज़ाद मीडिया इदारे को दबाने की एक मरबूत कोशिश करार दिया। हुकूमत पर तनकीद करना रियासत के खिलाफ दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है, हकीकत में यह बिल्कुल बरक्स है। एक मजबूत सहाफत सेहतमंद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। पुलिस ने अखबार के दफ्तर से कई अक़साम के हथियार बरामद कर लेने का दावा किया है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में जारी अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर फिर एक मरतबा तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली धमाका के खातून को सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन चंद मुट्ठी भर शरपसंदों की वजह से तमाम कौम को इज्तिमाई सजा देना कहाँ का इंसाफ है। महबूबा मुफ्ती दिल्ली धमाके में जाबाक एक खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। होम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि बहुत इस वक्त खौफजदा हैं हमारे कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग, जितने भी एरिया से हमारे लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं या नौजवान हैं। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो सामने आया तो हमने देखा किस तरह से हमारे जो शॉल वाले हैं या दूसरे कारोबारी हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने ये हादसे में मुलविस थे। आप बेशक उनको सजा दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हम दर्द समझते हैं, तकलीफ समझते हैं, जिनके लोगों की जान गई उसमें। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के फसादात केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दीगर मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तों की सख्ती से मुखालफत की। पुलिस के सख्त तरीन और गैर कानूनी मौक़िफ़ से मुल्क के निज़ाम कानून पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल से बगैर ट्रायल के जेल में कैद रखना और जमानत न दिया जाना किसी भी किस्म के कानून के मुताबिक नहीं है।
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی 6 دیگر تنظیموں نے بغیر مقدمے کے مسلسل غیر منصفانہ حراست کی مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. پیش ہے تفصیلی رپورٹ. دلی پولیس نے جمعرات کو عمر خالد، شرجیل امام اور دوسروں کی ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ CAA کے احتجاج کو جان بوجھ کر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے ہند کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے منظم کیا گیا تھا. دلی پولیس کی پیروی کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو نے یہ دلیل دی کہ احتجاج کا مقصد افراتفری پھیلانا اور حکومت میں تبدیلی لانا تھا. فسادات جان بوجھ کر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے موقع پر بھڑکائے گئے تھے. یہ سو کال دانشور دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے. ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو نے دلی پولیس کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجریہ کی بینچ سے کہا کہ سماعت میں تاخیر ملزمین کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. راجو نے سپریم کورٹ کو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف امام کی اشتعال انگیز تقریروں کے ویڈیوز دکھائے. ویڈیوز میں فروری 2020 کے دلی فسادات سے پہلے امام کو 2019 اور 2020 میں جامعہ، علی گڑھ اور اسنسول میں تقریر کرتے دکھایا گیا. وکیل نے کہا کہ شرجیل امام انجینئرنگ کے گریجویٹ ہیں. انہوں نے کہا آج کل یہ رجحان بن گیا ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز اپنا پیشہ ور کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں. راجو نے کہا یہ عام احتجاج نہیں ہے، یہ پرتشدد مظاہرے ہیں، وہ بند کی کال دے رہے ہیں. عمر خالد، امام، گلفشاں فاطمہ، میران حیدر اور رحمان پر UAPA اور پرانے IPC کی دفعات کے تحت 2020 کے فسادات کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گزشتہ 5 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے. ابھی تک ان کے خلاف ٹرائل شروع نہیں کیا گیا. بیورو رپورٹ، منصف TV. سپریم کورٹ کی 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے بھیجے گئے آئینی ریفرنس پر اہم اور تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ ریاستی گورنروں کے پاس اسمبلی سے منظور شدہ بلوں کو لامحدود مدت تک روکنے کا کوئی اختیار نہیں. عدالت نے کہا کہ ایسا قدم نہ صرف وفاقی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے کام کاج کو غیر ضروری طور پر معطل بھی کر دیتا ہے. جسٹس PS نرسمہا کی سربراہی والی آئینی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ گورنر کا کردار آئینی حدود میں رہ کر ہے اور ان کے سامنے صرف 3 راستے موجود ہیں. یا تو وہ بل کو منظوری دے دیں یا ایک مرتبہ اسے واپس اسمبلی بھیج کر حکومت سے اثر نو غور کرنے کو کہیں، یا پھر اگر نہیں محسوس ہوتا کہ بل دستور کی اصل روح سے متصادم ہے تو وہ اسے صدر جمہوریہ کے پاس بھیج سکتے ہیں، لیکن بل کو لمبے عرصے تک لٹکانا کسی بھی طرح منظور نہیں. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे उसका आज जवाब दिया गया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर. पंजाब असेंबली के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने गवर्नरों के इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया. उन्होंने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की राय को फौकियत दी जानी चाहिए. जो डेमोक्रेसी है इम्प्लीमेंट होती है, वो काम करती है लोगों के थ्रू, लोगों के चुने हुए लोगों के थ्रू, जो जिन लोगों को लोग चुनकर भेजते हैं. तो चुने हुए लोगों के कुछ अधिकार होने चाहिए. अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन के जवाज पर सवाल उठाया. 3 रुकनी बेंच ने तलाक हसन के जवाज को चैलेंज करने वाली मुतादिद दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पूछा है कि जदीद मुआशरे में इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है. तलाक हसन 3 तलाक की एक और शक्ल है जो तलाक बिदअत से मुख्तलिफ है, जिसमें फौरी तौर पर तलाक दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट में तलाक का मसला फिर से ज़ेर बहस आया है. पेश है तफसीली रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया कि तलाक हसन के रिवाज को कलअदम करार दिया जा सकता है. इस तरीके के तहत मुस्लिम शौहर 3 माह तक हर माह एक बार तलाक कहकर निकाह खत्म कर सकता है. बेनजीर हिना नामी सहाफी ने मफाद आमा की दरखास्त 2022 में दायर की थी, जिसमें ऐसी तलाक के आईनी जवाज को चैलेंज किया गया था.
हिना बेनजीर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाक़ हसन गैर मंतकी, मनमानी है और आइन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी करती है, लिहाजा इसे गैर आइनी करार दिया जाए। दरखास्त में तलाक के लिए मजहब और जिन्स से बालातर यकसा उसूल बनाने की मांग भी की गई। इस दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उजल भोया और जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि चूंकि यह मामला समाज पर गहरे असरात रखता है, इसलिए अदालत को इस्लाही इक़दाम करना पड़ सकता है। बेंच ने यह भी इशारा दिया कि केस को 5 रुकनी आईनी बेंच के सुपुर्द किया जा सकता है और फरीकैन से कहा कि वो बुनियादी कानूनी निकात तहरीरी तौर पर पेश करें। जस्टिस कांत ने रिमार्क्स देते हुए सवाल किया कि खवातीन की इज्जत और एहतराम के खिलाफ ऐसे तरीके को किसी महजिब समाज में कैसे बरकरार रहने दिया जा सकता है, और कहा कि अगर कोई रिवाज इम्तियाजी हो तो अदालत को मुदाखलत करनी पड़ती है। खुद के कहीं सिग्नेचर नहीं है तो स्थिति ये आ रही है कि वो लड़की चूंकि उसको कहीं प्रॉपर कोई तलाकनामा मिला नहीं है, तो तलाकनामा दिखा के अब उसके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत आ रही है, उसको पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, उसको बाकी सरकारी सुविधाएं लेने में भी दिक्कत आ रही है। ये प्रॉब्लम है। वही सेम सिचुएशन हमारे जो मैं नाजरीन निशा के लिए अपीयर किया हूं, मुंबई की लड़की है, उसको भी व्हाट्सएप पे केवल 2 बार तलाक लिख दिया गया। न वो तलाक हसन है, न वो तलाक बिद्दत है, वो किसी भी तरीके का तलाक नहीं है। और इसके बावजूद उसके हस्बैंड ने भी दूसरी सिग्नेचर कर लिया, बेनजीर के हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर लिया, उसके बच्चे हो गए, नाजरीन के भी हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया, बच्चे हुए, तलाक दिया नहीं, गुजारा भत्ता दिया नहीं, कोई व्यवस्था किया नहीं, और दूसरी शादी करके सब मौज कर रहे हैं। लड़कियां यहाँ परेशान हो रही हैं। ये आज हमने कोर्ट को बताया। दरखास्त में कहा गया कि बेनजीर हिना को उनके शौहर ने जहेज के मामले पर वकील के जरिए तलाक हसन का नोटिस भेजा। ससुराली अफराद ने मुबैना तौर पर उन्हें हरासा भी किया। दरखास्त गुजार ने बताया कि वकील के जरिए भेजे गए नोटिस के बाइस वो कानूनी तौर पर तलाक साबित नहीं कर पा रही, जबकि शौहर दूसरी शादी कर चुका है, जिसकी वजह से बच्चे के स्कूल दाखिले के दौरान भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शौहर के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लाम में किसी शख्स को मुकर्रर करके तलाक हसन का नोटिस भेजना मारूफ तरीका है, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि बराह रास्त राब्ता क्यों नहीं किया गया और शौहर को अगली समाअत पर हाजिर होने का हुक्म दिया। जस्टिस कांत ने कहा कि दरखास्त गुजार चूंकि सहाफी है इसलिए अदालत तक पहुंच पाए, लेकिन दूर दराज इलाकों में कई खवातीन ऐसे मामलात में खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं। दरखास्त में यह भी दलील दी गई कि एक तरफा और अदालत से बाहर तलाक इंसानी हुकूक और मसावत के खिलाफ है, इस्लाम में नागुज़िर नहीं, और चूंकि इस इख्तियार का इस्तेमाल सिर्फ मर्द कर सकता है इसलिए यह इम्तियाजी है। साथ ही कहा गया कि जाती कवानीन में वक्त के साथ इस्लाह जरूरी है। तलाके बिद्दत के बाद 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। ये 4 हम लोगों को पता है, और ये जो 8 बहन बेटियां आई हैं इनमें चारों को तो चैलेंज किया गया। लेकिन आज एक बड़े विद्वान अधिवक्ता ने उन्होंने बताया कि 5वां भी चलता है। वो पहली बार हमने भी सुना है कोई 5वां भी होता है कोई। तो हम लोगों को दिक्कत यही आ रही है कि ना कोई गुजारा भत्ता मिल रहा है, ना कोई प्रॉपर रहने की व्यवस्था हो रही है। 3 बार लिख के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और एसएमएस पे, ईमेल पे लिख के लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं, और बेटियां परेशान हो रही हैं। उनसे दूसरा कोई शादी भी नहीं करता क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोई तलाकनामा भी नहीं होता। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के वकील बशमूल एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय से कहा कि मुख्तलिफ फरीकों की तरफ से पेश होने वाले मसाइल को अदालत के जरिए फैसला करने के लिए पेश किया जाए, और यह भी बताया जाए कि अदालत इन तरीकों में किस हद तक मुदाखलत कर सकती है। इसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समस्ता केरल जमीयत उलमा की तरफ से दायर दरखास्त को इस मामले में मुदाखलत करने की इजाजत दी और इनसे दरखास्तें तलब की। अदालत उज़्मा ने इससे पहले खवातीन के कौमी कमीशन, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन से इन मसाइल पर राय तलब की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक तफसीली खत लिखकर वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR को फौरन रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने इस अमल को खतरनाक, बगैर मनसूबाबंदी और इंसानियत के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इसने पूरे इंतजामी निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया है और ज़मीनी सतह पर शदीद अफरा तफरी पैदा हो गई है। ममता ने अपने खत में निशानदेही की कि जो काम आमतौर पर 3 साल में मुकम्मल किया जाता है उसे 3 महीनों की नाकाबिले अमल मुद्दत में ठोंसने की कोशिश की जा रही है।
मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के CEC गणेश को लिखे गए खत पर TMC लीडरान कुणाल घोष ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि CEC बीजेपी के ज़ेर असर है। The responsibility, this is surely the Central Election Commission, they should take the responsibility, and our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she has pointed out the major problem, and the system was not smooth. नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला के तौर पर 10वीं मरतबा हलफ ले लिया है। पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक्किदा इस शानदार तकरीब हलफ बर्दारी में रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें ओहदा राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़राए आला और NDA की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुतादिद वज़राए आला भी मौजूद थे। पेश है रिपोर्ट। नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति, मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। पटना के तारीखी गांधी मैदान में आज एक तारीखी मंजर देखने को मिला, जब नीतीश कुमार ने मुसलसिल 10वीं बार बिहार के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा, NDA और JDU के लीडरों समेत अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने फिर से इतिहास रचा है। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नीतीश कुमार के हलफ बर्दारी के मौके पर पार्टी कारकुनों ने बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार की ताईद में नारेबाजी की। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने नायब वज़ीराए आला के तौर पर हलफ उठाया। इस दौरान कुल 26 वज़रा ने भी हलफ लिया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार की ये नई शुरुआत न सिर्फ बिहार की सियासत में एक अहम मोड़ है, बल्कि रियासत के आइंदा 5 सालों की सिमत भी तय करेगी। अवाम की नजरें अब नई हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर जमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लाइब्रेरी एजुकेशन और HRD कमेटी के तहत एक अहम सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान IICC ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डॉक्टर शमामा अहमद ने बताया कि नशिस्त का मकसद कमेटी से वाबस्ता मामलात पर मुफीद तजावीज़ हासिल करना और इदारे की तरक्की के सिलसिले में अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। IICC के लाइफ टाइम रुकन आसिफ हबीब ने इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे तामीरी प्रोग्राम जारी रहेंगे। सदारत करते हुए डॉक्टर ख्वाजा M शाहिद ने तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन का खैर मक़दम करते हुए कहा कि IICC के तालीमी और इल्मी माहौल को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अराकीन की राय और रहनुमाई इंतहाई कीमती है। सीनियर मेंबर्स ने ये सजेशन भी दिए हैं कि स्कूल एजुकेशन पे भी कैसे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स वाला और अदर और भी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जो ऑनलाइन करा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग भी इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो है ना सजेशन आया है और उस पर हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह इस पर शुरू करेंगे, काम होगा बच्चों के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी शुरू होगा इंशाल्लाह ये काम। मकसद ये है कि इस सेंटर से क्या फ़ायदा लिया जा सकता है करियर डेवलपमेंट में, HRD में और आपके एजुकेशन में, तो यही मकसद था और अच्छा रहा। ये मीटिंग अच्छी अप्रोच है। आसिफ हबीब साहब, हम ये अमूमन देखते हैं कि बच्चों को नहीं मालूम होता है, करियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे काउंसलिंग के ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसके ऊपर तो हमने खुद भी मशवरा दिया कि यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड करे और लोगों को गाइड करे, उनके करियर के बारे में लोगों को गाइड करे, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या पढ़ना है, और अगर पढ़ चुके हैं तो किस तरह से आगे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, यही मकसद है। और किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को अगर आपको अपलिफ्ट करना है तो एजुकेशन इज़ दी ओनली की, उसी से हम अपलिफ्ट कर सकते हैं और यही हमारा एम है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सेंटर का। सेंटर जब स्टार्ट हुआ था 20 साल पहले, तब यहाँ पर सबसे पहले कोचिंग्स ही स्टार्ट हुई थी, तो हमारा मेन एम यही है कि किस तरह से हम थ्रू एजुकेशन कम्युनिटी को, इनफैक्ट सारे ही यूथ को, सारे ही जितने भी हमारे जिनको भी हम आउटरीच कर सकते हैं उन सबको हम किस तरह से एजुकेशन के थ्रू उनको स्किल्ड बनाएं, एजुकेट करें और किस तरह से हम उसे मेन इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। उसी के लिए आज एक मीटिंग भी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे कि बुद्ध मजहब पर उनका अकीदा है, लेकिन किसी भी मजहब के बारे में उनका मुताला बहुत कमज़ोर है। वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो अपने वालिद के साथ दरगाहों की ज़ियारत के लिए भी जाया करते थे। Practice Buddhism, but I do not have any depth in any religious studies. I am truly a secular person. I believe in all the religions, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Islam. उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस की छानबीन की जा रही है। ज़ेर तालीम बच्चों और असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के वकील और कानूनी मुशीर मौलाना सैयद काब राशिदी दीनी मदारिस की इंतजामिया से अपील की कि वो हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने दहली धमाके की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कोई अक्ल से महरूम और जहनी मरीज ही इस तरह की हरकत कर सकता है। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन मांगती है तो उस पर किसी भी इंस्टीट्यूट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले भी 2-2.5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो यूपी गवर्नमेंट ने डिटेल्स ली थी मदारिस इस्लामिया से, तो इस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं कहता हूं तमाम इंस्टीट्यूट से कि वो अखलाक मॉब लिंचिंग केस में यूपी हुकूमत ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। इस मामले पर अखलाक के वकील एडवोकेट यूसुफ सैफी ने कहा कि हर मुलजिम के खिलाफ इल्जामात आयद किए गए, यानी शाहिदीन ने भी गवाही दी। अब हुकूमत मुकदमा वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की है। हमें इस केस में अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। वाज़ेह के मुकदमे का सामना करने वाले तमाम 15 मुलजिमीन इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। केस एविडेंस में चल रहा है इस वक्त। सभी लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, सभी लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए थे और केस एविडेंस में है।
चश्मदीद गवाह शाइस्ता की गवाही भी हो चुकी है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।